बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ भी आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के हवाले से। लेकिन आज हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत बज़रिए वीडियो लिंक मौजूद है कि जो पाकिस्तान की टीम में सभी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह बनती है और वो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मेरे साथ आज वीडियो लिंक में मौजूद होंगे पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर सोहेब मकसूद। और सोहेब मकसूद तो हमारे साथ मौजूद होंगे ही होंगे, लेकिन साथ साथ जो प्राइम का फॉर्मेट है कि सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज की फातेह पाकिस्तानी टीम हरारे से लाहौर पहुंच गई। इसराइल के हमलों पर दुनिया भर के खिलाड़ियों ने भी फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद कर दी। बाबर आजम, मोहम्मद सलाह, बॉक्सर आमिर खान और डैरन सैमी ने इसराइली जारियत की मजम्मत करते हुए मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया है। ICC की नई टेस्ट टीम रैंकिंग जारी। कौमी खिलाड़ियों की जिम्बाब्वे सीरीज के बाद रैंकिंग में बेहतरी। इंग्लैंड के खिलाड़ी दौरा पाकिस्तान के लिए दस्तयाब होंगे, इंग्लिश बोर्ड की यकीन दहानी। भारतीय बोर्ड ने इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाले खिलाड़ियों को धमकी दी है। अगर कोई खिलाड़ी कोरोना से मुतासर हुआ तो उसको टीम से बाहर कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड टीम के विकेटकीपर बैट्समैन BJ वॉटलिंग ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मैनचेस्टर सिटी ने पिछले 4 सालों में तीसरी मर्तबा इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। लेस्टर सिटी की फतह ने मैनचेस्टर सिटी को 3 मैच कबल ही चैंपियन बना दिया। जूनियर एशिया हॉकी कप के बाद सुल्तान अजलान शाह कप भी मुलतवी। जी नाज़रीन, आपने हेडलाइंस देखी और अब हम बात करेंगे, स्ट्रेट अवे जाएंगे सोहेब मकसूद की जानिब जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अली भाई? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोहेब ये बताइए कि कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान? अब ईद की आमद है, लॉकडाउन में यकीनी तौर पे मुल्तान में जहाँ इस वक्त रिहाइश पजीर है वहाँ भी लॉकडाउन लगा होगा। कैसे गुजरा रमज़ान आपका? बिल्कुल अच्छा गुजरा रमज़ान, हर साल की तरह। ऑब्वियसली पहले वाली रौनकें नहीं अब होती, जिस तरह अफ्तारियाँ सहरियाँ होती थी बाहर दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ। काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, ग्राउंड्स क्लोज हैं, जिम्स क्लोज हैं, तो जहाँ भी थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कोशिश करते हैं रमज़ान को भी इंजॉय करें और अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को भी जारी रखें। मुश्किल है थोड़ा क्योंकि मुल्तान में 2 या 3 ही ग्राउंड है और वो लॉक किए हुए हैं। ऑलराइट, अच्छा ये बताइए सोहेब, इससे पहले ये होता था कि जब रमज़ान आते थे तो पूरे पंजाब से प्लेयर कराची आते थे, रमज़ान क्रिकेट खेलते थे, आपके डिपार्टमेंट की टीम भी आके कराची में क्रिकेट खेलती थी। अब चूंकि इस साल तो चलें ये सब नहीं हो रहा, लेकिन उससे पहले एंजॉय करते थे आप रमज़ान को, रमज़ान क्रिकेट को? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे कराची में आके। अगर पिछला रमज़ान आप निकाल दें, उससे पिछले जो भी 5-6 साल थे उसमें ऑब्वियसली पूरा रमज़ान कराची में गुजारना, रात को क्रिकेट खेलना, डिपार्टमेंट से खेलना, और भी बहुत क्रिकेट होती थी। बहुत ही रौनक वाला महीना होता था, पता भी नहीं चलता था। दिन में आप अपना रोज़ा एंजॉय करते थे और रात को आप क्रिकेट भी आपके साथ साथ चलती रहती थी। वो चीज़ ऑब्वियसली अब मिसिंग लगती है कि अब पूरे रमज़ान में कोई मैच नहीं खेलने को मिलता। तो किस तरह अपनी फिटनेस को भी बरकरार रखे हुए हैं आप? क्योंकि जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है, और जो इत्तलात आ रही है वो ये आ रही है कि एक्सपीरियंस प्लेयर की तरफ अल्टीमेटली हमें जाना ही होगा। हाँ बिल्कुल, अपनी अभी मैं NCA में था लास्ट मंथ 3 वीक में अच्छी सबूर भाई के साथ और जो है NHBC के कोचेज हैं उनके साथ अच्छी ट्रेनिंग की। अनफॉर्चुनेटली मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे इस्लामाबाद 3 वीक के लिए जाना पड़ा था। मैं उसको लॉन्गर कैरी ऑन नहीं कर सका। उसके बाद लॉकडाउन आ गया तो उसका फ़ायदा हुआ, एक प्लान मिला, ट्रेनिंग की। फॉर्म मेरी थ्रू आउट द जो हमारा डोमेस्टिक सीजन गया है, इंक्लूडिंग PSL, नेशनल T20 और नेशनल वनडे कप जो हुआ, उसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, फॉर्म भी अच्छी थी। लेकिन ये जैसा कि कोविड के टाइम चल रहा है, बार बार ब्रेक आ जाती है, तो आई थिंक उससे थोड़ा सा नुकसान होता है। अच्छा साहब, अब थोड़ा सा आपके कैरियर के हवाले से बात करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त आगाज़, 2 इब्तिदाई 1 रोज़ा मैचेस में 2 निफ्ट सेंचुरियाँ, उसके बाद हमने देखा कि सोहेब मकसूद थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ हमें नज़र आया। उसका क्या रीज़न समझते हैं आप? आई थिंक उसका काफ़ी हद तक अपनी गलतियां हैं, शॉर्ट सिलेक्शन कह सकते हैं आप। आई थिंक ये ऐसा नहीं था कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट था, हमेशा से आई वाज ऑलवेज अ कॉन्फिडेंट प्लेयर के जैसी भी सिचुएशन हो मैं समझता था, चाहे क्लब क्रिकेट हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो। लेकिन आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है परफॉर्मेंस देने के लिए। वो कहीं ना कहीं मिसिंग था शॉर्ट सिलेक्शन में। और आई थिंक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली वनडे क्रिकेट में और T20 में भी इवन
एक कंसिस्टेंटली एक बैटिंग नंबर पे मैं नहीं खेल सका। जो भी 3 साल में खेला, मैं ओपन भी खेला, 3 पे भी खेला, 3 पे तो 2 मैच ही खेला था जो पहले आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे। तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ प्लेयर के आई एम नॉट गिविंग एक्सक्यूज, जो मेरी परफॉर्मेंसेज नहीं हुई आई थिंक उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने बड़ी गलत शॉट्स खेली ऐसे टाइम्स पे जब मैं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता था। लेकिन किसी भी प्लेयर के लिए जब वो नया टीम में आता है तो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको एक बैटिंग नंबर, मैं हमेशा से टॉप ऑर्डर का प्लेयर था, हमेशा से टॉप ऑर्डर में खेलता था, तो आई थिंक लोअर मिडल ऑर्डर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। तो क्या रीज़न समझते हैं आपको क्यों लोअर ऑर्डर पे खिलाया गया? क्या आपसे बात करने के बाद आपको लोअर ऑर्डर में खिलाया गया, या आप समझते हैं कि उस वक्त टीम का कॉम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन ऐसा था कि शोएब मकसूद की मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बन रही थी? और अगर जगह नहीं बन रही थी तो फिर आप क्यों कर फाइनल 11 में जो सेलेक्ट किए गए? नहीं, आई थिंक जब मैं सिलेक्ट हुआ था ऑब्वियसली पहले 2 ओडीआईज में 3 नंबर पे खेला था, तो बड़ा अच्छा डोमेस्टिक सीजन के साथ गया था, तो बड़ा कॉन्फिडेंट था और बहुत अच्छा खेला था पहले 2 मैच में। नेक्स्ट सीरीज में नंबर 4 पे हो गया, फिर नेक्स्ट सीरीज में नंबर 6 पे, फिर कभी 7 पे, कभी 4 पे। आई थिंक वो कंपोजिशन टीम की थोड़ी इस तरह थी कि जो टीम मैनेजमेंट थी उनकी कोशिश होती थी कि जो तेज खेलने वाले प्लेयर हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उमर अकमल, शाहिद अफरीदी, ये 5, 6, 7 पे खेले। तो अभी थोड़ी क्रिकेट, अभी आप देखें पिछले 3-4 साल में क्रिकेट काफी चेंज हो गई है। अब जो तेज खेलने वाले प्लेयर्स हैं मोस्टली टीम्स उनको ऊपर यूज करती है, और आई थिंक दैट्स द वे टू गो। जिस तरह इंग्लैंड ने अपनी क्रिकेट चेंज की, आई थिंक दैट्स वेयर वी शुड लुक एट एज वेल, कि हमें पॉजिटिव क्रिकेट फ्रॉम द वर्ल्ड गो चाहिए। आप कैचिंग गेम नहीं खेल सकते आप वाइट बॉल क्रिकेट में, कि आप शुरू में विकेट सेव रखें और एंड में आप अटैक करें। तो आई थिंक उसमें सक्सेस रेट काफी कम हो जाता है। और लेकिन शोएब, आपका जो टीम से ड्रॉप होना था या टीम से बाहर होना था वो बड़ी हैरत की बात इसलिए थी क्योंकि यू आर हाईली क्वालिफाइड एंड यू आर हाईली ट्रेंड क्रिकेटर, जिसने बहुत एक तपस्या के बाद, एक मेहनत के बाद आप आए, आपको इन एंड आउट की सारी अवेयरनेसेस आपको मालूम थी। उसके बावजूद आप जैसा क्रिकेटर अगर ड्रॉप होता है, आपको खुद कितना अफसोस हुआ? आई थिंक बहुत अफसोस हुआ था मुझे। ऐसा मैं परफॉर्मेंस पे ड्रॉप नहीं हुआ था नेशनल टीम में। आई थिंक मेरी 2015 वर्ल्ड कप के बाद रिस्ट इंजरी ऐसी हुई थी कि जिसकी सर्जरी करवानी पड़ी, और उसके बाद मैं 1 साल क्रिकेट नहीं खेल सका था। तो उसके बाद एक आधा सीजन में उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सका। आई थिंक वो सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अगर मैं, जब आप टीम से इंजरी की वजह से आई थिंक ड्रॉप होते हो, तो अगर आप कमबैक सीजन में आते ही परफॉर्म करते हो तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाता है कमबैक। तो आई थिंक उसके बाद भी मौका मिला। 2016 में मैं ये टीम के साथ कैप्टन बन के गया, उधर मैंने परफॉर्म किया। फिर मैं 2017 में दोबारा मेरी न्यूजीलैंड के लिए नेशनल के लिए T20 में सिलेक्शन हुई, कैंप में गया। फिर वो यो टेस्ट का कोई था, मैं 0.12 से रह गया, मैं ड्रॉप हो गया। तो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता रहा, वाइट बॉल क्रिकेट में भी और रेड बॉल में भी करता रहा। आई थिंक अभी दोबारा इस सीजन भी अच्छा खेला हूँ, सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट ही खेला हूँ। तो आई थिंक बस अब ये माइंड में रखा है कि जो भी क्रिकेट खेलनी है उसको एंजॉय करना और कोशिश करनी है उसमें परफॉर्म करना है। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कि किसी को प्रूव करना है। हम ज़रूर बात करेंगे शोएब मकसूद से मजीद इनके कैरियर के हवाले से। इनको इंजरीज भी रही, बैक इंजरीज का भी ये शिकार है, और भी इनके कैरियर का अहाता करने की कोशिश करेंगे। सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और साथ साथ नाज़रीन को ये भी अपडेट करते चलें कि इस वक्त रोहित हिलाल का इजलास जारी है, तो हो सकता है कि प्रोग्राम जो है वो शायद आप मुकम्मल ना देख सकें। शोएब हमारे साथ मौजूद हैं, क्विकली उनसे क्वेश्चन करते हैं। शोएब, ये बताइएगा 2015 का जो वर्ल्ड कप था उसमें मिसबा के साथ आपका एक तनाज़ा हुआ और लोगों ने ये कहा कि जी मिसबा आपसे नाराज़ होगा, अपने क्लोजिंग पोजीशन पे फील्डिंग करने से मना कर दिया। वो सारा किस्सा क्या था वो? नहीं, तनाज़ा तो कोई नहीं था अली भाई, ऐसा कुछ के बस मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया से मैं आई था, तो जब शाहिद भाई बॉलिंग करने आया तो नया बैट्समैन आया था उस वक्त, मैक्सवेल या शायद स्टीव स्मिथ था। तो अर्जेंटली शाहिद भाई ने बोला कि मुझे ना सिली मिड ऑफ चाहिए। तो मैं उस वक्त डीप कवर में खड़ा था शायद, तो मिसबा भाई ने इधर उधर देखा तो उन्होंने मुझे बुलाया ना कि डीप कवर पे बैठा हो। मैं भाग के आया हूँ, तो मैं सिली मिड ऑफ पे, मुझे हेलमेट दिया है सरफराज ने, तो वो हेलमेट में पहनने की कोशिश कर रहा था, वो हेलमेट मुझे आ नहीं रहा था। वो हेलमेट एक्चुअली मैं शायद एहसान आदिल का या किसका कुछ स्मॉल हेलमेट था, मुझे एक्स्ट्रा लार्ज हेलमेट आता है।
तो मैंने मिस्टर भाई को कहा कि हेलमेट नहीं मुझे पूरा आ रहा ना, वैसे खड़ा हो जाओ। तो उन्होंने, वो थोड़ा ओवर रेट का मसला था, ये क्या था, उन्होंने कहा यार अच्छा तुम उधर जाओ जल्दी ना। वो खुद आ गए बगैर उसके ना, वो हेलमेट पहन के खुद खड़े हो गए क्योंकि उनको हेलमेट पूरा आ गया। तो 1 या 2 बॉलों के लिए आई थिंक वो खड़े हुए थे, तो नेक्स्ट ओवर में मेरा हेलमेट आ गया था। क्योंकि लोगों ने फिर इसको इस तरह पोर्ट्रे किया, लोगों ने ये समझा कि आप चूंकि इस वक्त आपका कैरियर बड़ा अच्छा जा रहा था, तो थोड़ा सा शोएब मकसूद जो है एटीट्यूड आ गया, शोएब मकसूद ने कप्तान को मना कर दिया, उसने गुस्से में खुद खड़े हो गए मिस बॉलर। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हेलमेट का वो जो हेलमेट पड़ा हुआ था वो एहसान आदिल का बताया ना, वो मुझे पूरा नहीं आ रहा था। तो सिर्फ ये मसला हुआ था। बाकी मैं, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मैं इस तरह का हूँ ही नहीं कि मिसबाह उल हक तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो अपने से जूनियर से भी कभी ऐसे बिहेव नहीं करता। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा क्योंकि जितना मैंने भी आपको कवर किया, मैंने कभी आपको डोमेस्टिक में भी इस तरह का कोई एटीट्यूड देते हुए देखा नहीं है। अच्छा ये बताइए शोएब, जो आप अपने कैरियर की बात कर रहे थे, जिस तरह भी बात बहुत ज़्यादा बात होती है, बाबर की, विराट कोहली की बात होती है, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को एक दूसरे से मिलाया जाता है। जब आपने आगाज़ किया, तो जब आपको इंजमाम से रिजेंबलेंस दी गई, तो पहले तो ये बताएगा कि क्या आपका नेचुरल स्टाइल ऐसा था कि जो इंजमाम से मिलता था, या आपने, चूंकि आप भी मुल्तान से हैं, इंजमाम भी मुल्तान के, तो आपने उनको फॉलो किया, कॉपी किया, और इसका कितना आप पे एडिट प्रेशर आया? नहीं अली भाई, कॉपी तो कभी नहीं किया उनका। ऑब्वियसली उनका एक यूनिक स्टाइल था खेलने का। आई थिंक जिस तरह वो क्रॉस स्ट्रॉन्ग से खेलते थे, आई डोंट थिंक उनको कोई कॉपी करके खेल सकता है फिर उस तरह। कुछ प्लेयर होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसे वेव रिचर्ड्स होते थे या एनजी भाई थे, क्रॉस स्ट्रॉन्ग के साथ खेलना। आई थिंक उनको कोई हमारे जैसा प्लेयर कॉपी करेगा भी सही तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक तो आई थिंक एक सिटी के थे, और मैं भी बल्कि था बहुत ज्यादा, और हाइट भी 6'2" थी। वो भी इसी क्लब में खेलते थे जहां मैं अभी खेलता हूँ। तो वो थोड़ा सा स्पिनर्स पे मुझे लगती भी थी कि हम रिजेम्बलेंस उस टाइम पे काफी ज्यादा थी, जिस तरह मैं स्पिनर्स को खेलता था। यानी कि मैं करता नहीं था कॉपी, लेकिन वो लोग कहते थे कि लेजी एलिगेंस है उस तरह की। तो उस तरह था। आई थिंक उस चीज का शुरू में मेरे पे बहुत प्रेशर आता था कि यार इतने बड़े प्लेयर से लोग मिला रहे हैं। ऑब्वियसली जब आपको इतने बड़े प्लेयर से मिलाते हैं ना, तब फिर आपसे जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो आप क्रिटिसाइज भी उस तरह के ही होते हैं। तो फिर आई थिंक वो एक एडेड प्रेशर होता है। लेकिन क्योंकि ये होता है, अमूमन ये होता है कि जिस तरह सहवाग ने भी कहा कि चूंकि सचिन मेरे आइडियल थे, तो मैंने उस अंदाज को बनाने की कोशिश की। ये मैंने इसीलिए आपसे क्वेश्चन किया कि आपने इस अंदाज को बनाने की कोशिश की थी, ये आपका नेचुरल ये अंदाज था। ये बताएगा शोएब के एक मौके पर आपको कहा जा रहा था कि आप पाकिस्तान के फ्यूचर कैप्टन हैं, और एकदम से फिर आप जो है उस लाइन से बाहर हो गए, ड्रॉप हो गए। आपको खुद कैसा फील हुआ? बिल्कुल अली भाई, जब ये बातें चली थी, मुझे तो कभी नहीं भी पता, ना मेरे से कभी किसी ने बात की थी। आई थिंक जब इस तरह की बातें चलने लगी थी, उसी टाइम पे मुझे रिस्ट की इंजरी हुई थी। उसके बाद मैं 1 साल, अच्छा शोएब, मुझे इस वक्त एक ब्रेक लेना होगा। शोएब, इस वक्त ब्रेक लेना होगा, और लेंगे हम ब्रेक, और ब्रेक के बाद वक्त मिला तो फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप सब ने बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी खुशी की खबर सुन ली होगी कि शवाल का चांद नज़र आ गया, और कल पूरे पाकिस्तान में ईद उल फितर मजहबी और रिवायती जोश खरोश के साथ मनाई जाएगी। GTV की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से तमाम अहले वतन को, तमाम नाज़रीन को दिली ईद मुबारक। शोएब मकसूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, अब चूँकि ईद का चांद नज़र आ गया है, ईद का ऐलान हो गया है, तो अब ज़रा शो को हम डिफरेंट करेंगे। ये बताइए कि किस तरह से ईद मनाते हैं, और कितनी खुशी हुई आपको ये जान के कि ईद का चांद नजर आ गया है? बिल्कुल, माइंड तो था कि कल भी रोजा ही होगा, लेकिन ये है कि खुशी है। ऑब्वियसली लॉकडाउन के दिन है, इतना फैमिलीज का आपस में मिलना जुलना बहुत कम है आजकल, काफी सख्त लॉकडाउन है। तो कोशिश करेंगे ऑन एंड ऑफ फैमिलीज जो हैं वो एक एक करके एक दूसरे से मिले, और काफी टाइम बाद मिलेंगे तो काफी मजा आएगा होपफुली। कोई ऐसी ईद जो आपने टूर पे गुजारी हो, पाकिस्तान को मिस किया हो, फैमिली को मिस किया हो, और टूर की ईद होती किस तरह है? आई थिंक टूर की ईद बस यही होती है कि बहुत टूर ऐसे किए हैं जिसमें ईद नमाज पढ़ते थे, और उसके बाद इकट्ठे एक जगह पे कुछ सवैयां वगैरह खाते थे, और उसके बाद घंटे 2 घंटे के बाद टीम की प्रैक्टिस होती थी। अच्छा, टूर पे जब ईद होती थी, ईदी देता कौन था और ईदी लेता कौन था? मुझे नहीं याद, कोई ईदी देता भी था या कोई लेता भी था। कोई भी नहीं लेता था, ना कोई देता था ईदी। मतलब आप लोग सिर्फ मैन ऑफ द मैच के इंतजार में रहते थे कि मैन ऑफ द मैच बन जाए तो फिर ईदी आ जाए? हाँ, बस यही होता था कि हम कोशिश होती थी कि जो ईद वाले दिनों में मैच है वो जीता जाए, ताकि लोग ईद वाले दिन भी काफी फॉलो करते हैं। लोग घर में बैठ के ईद एंजॉय करने के बजाय पाकिस्तान में लोग क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब आप बचपन में जब छोटे थे, जब आपको ईदी मिलती थी, तो क्या उससे खरीदते थे? क्रिकेट का सामान खरीदते थे? क्योंकि आपके फादर को क्रिकेट का बहुत शौक था और इन्हीं की ख्वाहिश पे आप क्रिकेटर बने।
बिल्कुल मैं जो भी ईद इकट्ठी होती थी कोशिश होती थी कि वो जब बहुत छोटे होते थे तो वो छोटे छोटे अंडे मिलते थे वो खरीद लिए, कोई बैट वगैरह खरीद लिया। बस सारी ईद ऐसी गुजरती थी कि गली में खेलते रहे, कजन्स के साथ खेलते रहे और छोटी मोटी गेम्स खरीद ली। लेकिन उसका मजा एक अलग ही होता था। अरे भाई उसका जो छोटी सी थोड़ी थोड़ी ईदी डिफरेंट, कभी खाला के घर जा रहे हैं ईद वाले दिन, ताए के घर जा रहे हैं, ताई के घर जा रहे हैं, चचा के घर जा रहे हैं, इसी उम्मीद में कि कोई 10 रुपए देगा, कोई 15 रुपए देगा, कोई 5 रुपए देगा। तो वो शाम तक पूरी एक नोट जमा होते थे, उसकी बहुत ज्यादा खुशी होती थी। अभी तो इतने सालों से ईदी दे ही रहे हैं अब। लेकिन सही बिल्कुल सही बात है कि उस ईद की तो खुशी एक अलग होती थी कि जब लोगों के घर हम जाते थे और ईदी मिलने की जो खुशी होती थी। पैसे कम होते थे लेकिन जो प्यार मोहब्बत होता था वो बहुत एक बड़ा जज्बा होता था। ये बताएं कि शादी से पहले की ईद और फिर शादी के बाद की ईद में क्या फ़र्क पड़ा, सिवाय इसके कि कपड़े वहाँ से आ जाते होंगे? ये होता है कि अब जब शादी आपकी हो जाती है तो आपको ईद के ड्रेस की टेंशन नहीं होती, वो आ ही जाना होता है। लेकिन आई थिंक शादी जैसे पहले की जो ईद होती थी वो उसका अपना एक मुझे तो शादी के बाद वाली ईद ज्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज मैंने नोट किया जब से शादी हुई है तो उसके बाद ज्यादा मैंने ईद फैमिली गैदरिंग्स में करनी शुरू की है। उससे पहले ज्यादातर दोस्तों के साथ ही प्लान्स होते थे, कभी किसी दोस्त की तरफ जा रहे हैं, कभी किसी दोस्त की तरफ। तो जब से शादी हुई है तो ऑब्वियसली वाइफ जब होती है घर में तो फिर आपको ईद में घर ही रहना पड़ता है, तो फिर उसकी वजह से फैमिली गैदरिंग्स आई थिंक उसको। अच्छा सर, ये आप स्टार हैं, आपके फैन फॉलोइंग है, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, तो शॉपिंग पे खुद आप जाते हैं भाभी के साथ या कभी गए हो ऐसा कि रश लग गया हो और आपकी शॉपिंग अधूरी रह गई हो? क्योंकि अमूमन ख़वातीन भी नाराज़ होती हैं इस बात पे कि आपके साथ जाना ही नहीं चाहिए, आप तो जहाँ जाते हैं वहाँ पे एक शॉपिंग रह जाती है और फिर ऑटोग्राफ और सेल्फीज़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। नहीं, वैसे पहले होता था, अभी थोड़ा कोविड के दौर में थोड़ा आसान काम हो गया, हर बंदे ने मास्क पहना होता है तो पता नहीं होता कि कौन कौन है, तो अब थोड़ा आसान है। लेकिन होता है जब आप बड़े मॉल्स में जाते हैं तो लोग आ जाते हैं, कोई सेल्फीज बना रहे हैं, कोई वीडियोस बना रहे हैं, बल्कि आजकल तो टिकटॉक्स की बहुत ज्यादा वो आती है कि जी टिकटॉक बनाना है हमने, तो ये बनाना। तो इस तरह ऑब्वियसली वो कभी इरिटेशन भी होती है, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी को मना किया पिक्चर बनाने से, बिकॉज इन लोगों की मोहब्बत की वजह से ही हम जो छोटे मोटे स्टार हैं, अगर ये लोग नहीं पहचानेंगे, ये लोग प्यार नहीं करेंगे तो फिर कौन कहेगा स्टार। नहीं, आप पाकिस्तान के बड़े स्टार हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो शर्ट नंबर है वो 92 है, जो आपकी पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार है। और ये बताइएगा कि शोएब, अब थोड़ा सा वापस क्रिकेट की तरफ आते हैं। एक बड़ी ज़बरदस्त आपने इनिंग खेली थी हेम्बन टोटा में फवाद आलम के साथ, उस वक्त पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, उस इनिंग की कुछ यादें हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे वो यादें हैं। मुझे याद है कि वो मैच मैं खेल नहीं रहा था, प्लेइंग 11 में चांस नहीं था। उससे हमारा 2 दिन पहले एक प्रैक्टिस मैच हुआ था जिसमें ऑब्वियसली आपको पता है 6 फ्रंट लाइन बैट्समैन खेलते हैं प्लेइंग 11 में, कीपर होता है, फिर 4 बैट्समैन होते हैं, बॉलर होते हैं। तो वो मैच में मैं था नहीं, मेरा प्लेइंग 11 में चांस नहीं था। 2 दिन पहले प्रैक्टिस मैच हुआ था, उसमें हमारे 4-5 जल्दी आउट हो गए, तो उसमें कोई प्लेइंग 11 नहीं थी, तो उसमें मुझे 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेज दिया गया। मुझे याद है श्रीलंका ए से मैच था, गालिबन मैंने 70 समथिंग किया था उस मैच में। तो फिर प्लेइंग 11 में मैं 2 दिन बाद आया, उसमें भी यही था, मैंने आपको बताया ना, मेरा हमेशा माइंडसेट यही होता था कि चाहे मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूं, क्लब क्रिकेट खेलूं, तो मुझे होता था कि जो मर्जी सिचुएशन है उसमें से मैं टीम को निकाल के जितवा सकता हूं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ज्यादा मैं नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उस मैच में मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं गया बैटिंग करने तो फवाद ने बैटिंग ऑलरेडी कर रहा था, तो फवाद ने बोला कि हाँ देखो बॉल हल्का सा स्पिन हो रहा है, बस लेट्स बैट फॉर नेक्स्ट 10 ओवर्स, फिर देखते हैं। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने फवाद को एक ही बात की थी, मैंने कहा फवाद या तो 150 पे ऑल आउट हो जाएंगे या ये मैच जीत के जाएंगे, हम इस मेंटालिटी से नहीं खेलेंगे कि हमने मैच को लंबा लेके जाना है, फिर देखेंगे। तो आई थिंक वो जब मैंने थोड़ा तेज खेलना शुरू किया तो आई थिंक फवाद ने भी बहुत अच्छी रोटेशन और स्ट्राइक की, और वो बहुत अच्छी हमारी यादगार एक पार्टनरशिप थी। ठीक है, आपने अभी टिकटॉक की बात कर रहे थे, तो मुझे वो आपकी वो बैटिंग याद आ गई, जो मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं कोई टिकटॉक ही देख रहा हूँ, जो आपने डोमेस्टिक T20 में अभी बैटिंग की और जो मुल्तान को आपने कामयाबी दिला दी। एक ऐसा मैच था जिसमें आपको क्वालिफाई करना था और बड़े ज़बरदस्त आपने फिर इनिंग का आगाज़ भी किया। उस मैच में क्या ऐसा रहा कि शोएब मकसूद बिल्कुल एक अलग रूप में नजर आया? बिल्कुल अली भाई, मैंने आपको बताया कि मैं ऐसी सिचुएशंस को हमेशा पसंद करता हूं, और मैंने जैसे बोला कि इंटरनेशनली मैं अनफॉर्चुनेटली उस तरह का डिलीवर नहीं कर सका जिस तरह की मेरे में एबिलिटी थी।
के इम्पॉसिबल मैचेस को जितवाने की। डोमेस्टिक में मैंने बहुत मैचेस ऐसे सिनेरियोज में जितवाए हैं। मुझे याद है अभी भी 4-5 साल पहले पाकिस्तान कप का एक मैच था जिसमें हमें 38 ओवर्स में 350 रन चेज करने थे अगेंस्ट पंजाब। तो मैं बलोचिस्तान से कह रहा था तो माइंड सेट यही बना हुआ था कि बहुत से लड़के कह रहे थे कि लेट्स गो आउट देयर और कोशिश करते हैं बस प्राइड से जीतें और घर जाएं। तो मुझे याद है अजहर अली हमारे कप्तान थे, तो हमारा यही जिक्र हुआ था कि यार हम यहाँ पे 150 पे ऑल आउट हो जाएंगे लेकिन हम कोशिश करेंगे। आखिरी मेरा सवाल है, क्योंकि अपने वाइंड अप की जाने जाना, आखिरी सवाल है, आपकी जबरदस्त फॉर्म लगी हुई है, अच्छी फिटनेस भी है, मिसबा से कोई बात हुई है आपकी कि टीम में वापसी की ऐसी कोई उम्मीद है? नहीं, मिसबा भाई से तो जब वो कप्तान होते थे तब भी मेरी बहुत कम होती थी बात, और मैं खेल रहा होता था जब टीम में। लेकिन ये है कि मैंने कभी भी किसी से बात नहीं की, कभी बस यही होता है कि ऑब्वियसली बोर्ड से कोई सिग्नल आया आपको? ऑब्वियसली अली भाई सिलेक्शन कमेटी ने अभी नेशनल एकेडमी में बुलाया हुआ था फिटनेस ट्रेनिंग के लिए और प्रैक्टिस के लिए, तो कुछ उनके माइंड में चल रहा होगा तो उन्होंने बुलाया था। ऑब्वियसली अब आगे पीएसएल अगर इंशाल्लाह होती है तो कोशिश करूंगा अपनी उस फॉर्म को कंटिन्यू करूं ताकि अपना जो केस एक बन रहा है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकूं। और हम सब दुआ गो हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को आप जैसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की ज़रूरत है, एक पढ़ा लिखा प्लेयर है जो सिचुएशन को समझता है, मुश्किल सूरत हाल को टीम के हक में करने की सलाहियत रखता है। इस वक्त पाकिस्तान को आप जैसे प्लेयर की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सोहेब, आप हमारे साथ मौजूद थे, जी स्पोर्ट्स में आपने वक्त निकाला। और नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि हमारी कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। लेकिन आपके इल्म है कि ईद उल फितर जो है वो कल बड़े मजहबी जोश और खरोश के साथ मनाई जाएगी। शव्वाल का चांद नज़र आ गया है और इसी हवाले से जी स्पोर्ट्स में एक ज़बरदस्त एक्साइटिंग हमने शो आपके लिए तैयार किया कि जिसमें आप देख सकेंगे पाकिस्तान के अपकमिंग और राइजिंग स्टार आज़म खान को। और आप देखेंगे कि जिस तरह वो बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, बड़ी बड़ी बाउंड्रीज लगाते हैं, बातों के भी चौके और छक्के उन्होंने किस तरह से लगाए, उन्होंने मौसीकी के सुर भी उस शो में बिखेरे हैं। साथ साथ अब मोइन खान को भी आप उस शो में सुन सकेंगे। इसके अलावा उमर गुल भी होंगे और फिर सरफराज अहमद की चटखारेदार बातें भी आप सुन सकेंगे ईद स्पेशल शो में, जो कल रात आप देख सकेंगे 11:05 पे। एक दफ़ा फिर जाते जाते तमाम अहले वतन को, तमाम GTV के नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की जानिब से, GTV की जानिब से दिली ईद मुबारक। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले शो में होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ ईद की पेशगी मुबारक के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।